Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about the reproductive system. सो स्टूडेंट्स ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, री का मतलब होता है अगेन या दोबारा से, और प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्शन करना। तो जो दोबारा से किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और किन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो वो अपने ही जैसे या अपने ही जैसे कैरेक्टर वाले किसी दूसरे बींग का जो बर्थ देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये जिस सिस्टम के थ्रू होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो और भी फेजेस होते हैं, कई सारे फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद इट्स डेफिनेशन। सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम आर द सिस्टम। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जिसको जेनाइटल सिस्टम भी बोलते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ ऑर्गन विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स का एक ऐसा सिस्टम जो साथ में मिलकर, विच वर्क्स टुगेदर, देखिए लिखा हुआ है, जो साथ में मिलकर क्या करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करता है। ठीक है, या रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें वर्क्स टुगेदर आ रहा है, तो मतलब क्या है कि जो मैमल्स होते हैं वो दो अलग अलग बॉडी टाइप होते हैं, मतलब मेल बॉडी टाइप और फीमेल बॉडी टाइप। उनमें अलग अलग जेनाइटल्स होते हैं और अलग अलग गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये गैमेट्स ही आपस में मिलकर एक नई सेल को या किसी नए बेबी को बर्थ देते हैं। इसको पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये किस सिस्टम के अंदर हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सो आई होप कि आप ये डायग्राम के थ्रू समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। सो इसको कंटिन्यू करते हैं या इसके बारे में और कुछ जानते हैं। सो ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल एंड विविपेरस। हम मेनली ह्यूमन बींग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं एचएपी में। तो ह्यूमन बींग के नेचर क्या होता है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। ये रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो जो इस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि ये अपने अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल बॉडीज़ अलग होती हैं और फीमेल बॉडीज़ अलग होती हैं, इनमें अलग अलग टाइप के जेनाइटल्स होते हैं। ठीक है, एंड वीवी पेरस का मतलब ये होता है कि अगर ह्यूमन बींग्स है तो अपने ही जैसे किसी ह्यूमन बींग का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे एनिमल है तो वो अपने ही जैसे किसी एनिमल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैविंग डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड। जो मेल एंड फीमेल बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि डिफरेंट टाइप के, दोनों में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। इसके अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं जिनसे कुछ सिक्रेशन बाहर आते हैं, और साथ में एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड क्या करती हैं, ग्लैंड का काम होता है जो सेक्रेटरी मटेरियल है उसका प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो कुछ सेक्रेटरी मटेरियल भी होता है जिसका प्रोडक्शन इन एक्सेसरी ग्लैंड्स में होता है। तो जब हम पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ये सभी टर्म आपको क्लियर हो जाएंगे। सो फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। गोनाड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसिंग गैमेट्स सच एज। गोनाड्स क्या होते हैं, जो मेल में जेनाइटल्स होते हैं, जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मेल्स में हो गया पेनिस या टेस्टिस, और फीमेल्स में होती हैं ओवरीज। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर दिया भी हुआ है कि मेल गोनैड्स क्या होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं, जिसमें स्पर्म सेल या गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। और फीमेल गोनैड्स क्या होते हैं, ओवरीज। ठीक है, जिसमें ओवम्स का प्रोडक्शन होता है। तो दिस कैरेक्टर डिफ्रेंशिएट्स अ मेल फ्रॉम अ फीमेल एज पर द एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफ़र कैसे होते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे किए जाते हैं, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर के हिसाब से। तो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर क्या होता है कि फीमेल की बॉडी अलग टाइप की होती है, उनमें ब्रेस्ट अलग होते हैं, हाइट कम होती है, स्किन टाइप अलग होता है। ठीक है, और मेल्स में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स को देखकर, या जेनाइटल्स की बात करें तो ये भी अलग होते हैं। तो इन एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर के हिसाब से मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट किया गया है। सो अब हम जानते हैं फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फेजेस क्या होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब किसी भी बेबी के बर्थ तक में कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती हैं।
ठीक है। गैमेट्स के क्रॉस करने से लेके बेबी के बर्थ तक में कितनी सारी फेजेस इन्वॉल्व होती हैं, तो मेनली 9 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं इस पूरी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। ये कौन कौन सी होती हैं, तो पहली होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को हम ऐसे समझेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहली फेज़ होती है, इनिशियल फेज़ होती है जहाँ से ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं अपनी अपनी बॉडी के अंदर। दिस टर्म इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैमेट्स एंड जेनेसिस। ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये किसकी कंबाइंड फॉर्म है, इसको अगर तोड़ा जाए तो गैमेट्स और जेनेसिस निकलेगा। गैमेट्स का मतलब क्या होता है, गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स क्या होते हैं, एक टाइप की रिप्रोडक्टिव सेल्स जो मेल्स में स्पर्म के रूप में रहती है और फीमेल्स में ओवम या एक्स जिन्हें हम बोलते हैं उनके रूप में रहती है। और दिस गैमेट्स हैविंग इनकम्प्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो गैमेट्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो डीएनए आरएनए ये सब जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो जो इनकम्प्लीट नंबर मैंने बताया है तो इसका मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 6 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन्हें हम बोलते हैं। और एक अगर इंडिविजुअल की बात करें, जैसे मेल गैमेट की बात करेंगे तो उसमें केवल ओनली 23 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 मेल्स के गैमेट में होंगे और 23 फीमेल के गैमेट में होंगे, मतलब ओवम में होंगे। तो इस एक इनकम्प्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल या क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेल या क्रोमोसोम, ठीक है। देखिए अब जेनेसिस, ये तो हो गया गैमेट्स की बात। अब जेनेसिस का मतलब क्या है, ये उसी टर्म की ही बात चल रही है, ठीक है। गैमेट्स का मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड सेल की बात हो रही थी। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या सिंथेसिस। अब उन्हीं जो गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होना या सिंथेसिस होना, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेसिस, ठीक है। ये जेनेसिस कहाँ हो रही है, हर एक इंडिविजुअल के अलग में, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है, जैसे मेल बॉडी है तो उसके अंदर अलग गैमेट का जनरेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, और फीमेल में अलग सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी प्रोसेस होती है इंसेमिनेशन। अब क्या होता है, ये जो गैमेट्स होते हैं, मतलब मेल में क्या थे स्पर्म्स और फीमेल्स में क्या थी ओवम, तो इन दोनों को क्रॉस कराना होता है। क्रॉस कैसे होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, जी सेकेंड प्रोसेस होती है, ठीक है, सेकेंड फेज़ है ये। थर्ड फेज़ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए जो मेल गैमेट्स थे वो फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ से मेल बॉडी का काम ख़त्म। अब जो भी प्रोसेस होगी फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल कैविटी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो कैविटी होती है उसी के अंदर होगी, तो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेनाइटल फेज़, ठीक है। तो जेनाइटल फेज़ में अब क्या हो रहा है, जो गैमेट्स थे वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो थे आपस में फ्यूज़ करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग द फेज द हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल मैंने किनको बताया, जो इनकम्प्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ठीक है, मतलब 23 केवल क्रोमोसोम थे एक सेल में, तो उस गैमेट को हम हैप्लॉइड बोल रहे थे। अब ये दोनों हैप्लॉइड जब आपस में फ्यूज होते हैं थ्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो क्या बनाते हैं, ये डिप्लॉइड सेल, मतलब दो हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिनको हम जाइगोट भी बोलते हैं। दूसरी कौन सी प्रोसेस होती है, फोर्थ प्रोसेस है हमारी डिवीज़न। डिवीज़न देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सेल का डिवीज़न होता है। जो जाइगोट बना है ये फर्दर डिवाइड करता है अपने आप को। तो कैसे डिवाइड करता है, जाइगोट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ एंड फॉर्म्स ब्लास्टुला। जाइगोट अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से मल्टीप्लाई करता जाता है, और उस जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उस सेल को ब्लास्टुला, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रोसेस होती है, पांचवा फेज जो है उसका नाम होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जाइगोट जो होता है ये फर्दर अपने आप को डेवलप करता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या होता है, ब्लास्टुला इंसर्ट इन द यूट्रस एंड स्टिक विद द इंटरनल वॉल ऑफ यूट्रस। जो ब्लास्टुला होता है जो मल्टीप्लाई करके करता जा रहा था अपने आप को, ये कहाँ पर, फीमेल का जो यूट्रस होता है उसमें कुछ इनर फोल्डिंग्स होती हैं, उसमें जाकर चिपक जाता है, ठीक है, और वहीं पर अपना डेवलपमेंट फर्दर स्टार्ट करता रहता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए कुछ डायग्राम भी दिया हुआ है कि पहली प्रोसेस क्या है। पहली फेज़ में क्या था कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, दो हैप्लॉइड सेल मिलके एक जाइगोट बना रही थी। फिर क्लीवेज की प्रोसेस में क्या हो रहा था कि एक जाइगोट जो है वो
डिवाइड कर रहा है अपने आप को, ठीक है। फिर दो, एक से जैसे दो बने, ये एक प्रोसेस, ये दो, फिर दो से देखिए चार बने, तो इसका फर्दर मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। फिर इसके आगे क्या हुआ कि आगे ब्लास्टोकियल या ब्लास्टुला जो बना, इसने क्या किया कि अपने ऊपर एक कई सारी सेल्स को फॉर्म कर लिया। देखिए इसके ऊपर कई सारी सेल्स फॉर्म हो गई। अब इसके आगे कौन सी प्रोसेस हुई, ये फर्दर डेवलपमेंट में क्या हुआ कि इसने ऊपर अपने ऊपर अब मेम्ब्रेन फॉर्म कर ली। ये गैस्ट्रूला वाली स्टेज में होता है, मेम्ब्रेन फॉर्म कर ली, ठीक है। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, इनके बारे में हम अभी फर्दर जब थेरिकल पार्ट जानेंगे तो इसमें जानेंगे। देखिए मेम्ब्रेन तीन तरह की हो गई, ठीक है। गैस्ट्रूला वाली फेज़ में मेम्ब्रेन जो फॉर्म हुई थी तो वो तीन मेम्ब्रेन है। एक्टोडर्म में सबसे आउटर मेम्ब्रेन हो गई, मेसोडर्म में ये मिडिल वाली मेम्ब्रेन हो गई, एंडोडर्म में सबसे अंदर वाली जो येलो कलर की दिखाई दे रही। तो ये तीन मेम्ब्रेन इसके ऊपर फॉर्म हो गई, ठीक है। ये फर्दर देखिए डेवलपमेंट होता जा रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये तो लार्वा का खैर डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है कि सेल एलोंगेशन शुरू करती है, एलोंगेशन के साथ ये सेल बढ़ना शुरू होती है, ठीक है। एक से दो, दो से चार, इसी तरह से फर्दर डेवलपमेंट चलता रहता है। और क्या होता है कि हर एक स्पेसिफिक सेल अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती जाती है। फिर लास्टली क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड और ऑर्गन्स का जेनेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है, और इस तरह से पूरा बेबी डेवलप होता है। तो हम वापस आते हैं प्लेसेंटेशन वाली स्टेज पे, ठीक है। ये ब्लास्टुला वाली स्टेज के बाद था। तो प्लेसेंटेशन वाली स्टेज में क्या होता है कि कोई भी सेल तभी डेवलप करेगी जब उसको फर्दर न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ पर है, जाइगोट या जो एम्ब्रियो है ये कहाँ है, मदर के अंदर, मदर के वूम्ब में या यूट्रस में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं यूट्रस से जुड़ी हुई। तो उनसे ये प्लेसेंटेशन के थ्रू क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ ये जो जाइगोट था या जो एम्ब्रियो था उसके साथ कनेक्शन एक बना लेता है, और कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, इसको ब्लड से न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये फर्दर डेवलपमेंट करता जाता है, ये अपने आप को नर्चर करता जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी प्रोसेस थी, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा था कि ये कोई अलग प्रोसेस नहीं है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही चल रहा है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो ब्लास्टुला वाली प्रोसेस थी उसमें क्या था, सिंगल एक लेयर उसके ऊपर थी। गैस्ट्रुलेशन वाले में मैंने बताया ना कि तीन मेम्ब्रेन उसके ऊपर फॉर्म हो गई, ठीक है। मल्टीपल लेयर उसके ऊपर सेल्स की चढ़ गई, ठीक है। अब ये तीन मेम्ब्रेन या मल्टीपल सेल जो फॉर्म हुई हैं ये कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। तो सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, फिर बीच वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और सबसे इंटरनल लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। ये तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, ये जो ग्रेस्टुलेशन वाली प्रोसेस है उसके अंदर। अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस के साथ। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑर्गन, और जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन, मतलब अब क्या हो रहा है कि ऑर्गन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन वाली प्रोसेस के बाद ऑर्गन्स का अब बनना शुरू होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जहाँ से ख़त्म हो रही है उसके बाद से ये स्टार्ट होता है, और कब तक होता रहता है, जब तक कि पूरी तरह से वेल डेवलप्ड चाइल्ड नहीं बन जाता है वोम के अंदर, ठीक है। वोम भी बोलते हैं, यूट्रस को वोम भी बोलते हैं। तो वोम के अंदर जब तक चाइल्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। फिर ये देखिए एक डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है कि ब्लास्टुलेशन और ग्रेनुलेशन, गैस्ट्रुलेशन वाली जो प्रोसेस थी उसमें क्या था, जर्मिनल प्रोसेस को बोल रहे थे। फिर एम्ब्रियोनिक प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो बनना शुरू होते हैं, जिसमें ब्रेन सबसे पहले फॉर्म होता है, फिर उसके बाद फीटस का जनरेशन होता है, फीटस फॉर्म होना शुरू होता है, और फीटस फॉर्म होने के बाद जो सेंसेस सॉरी जो ऑर्गन्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन होना शुरू होता है, मतलब लिम्स वगैरह बनना शुरू होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फीटल बनना, ठीक है। और लास्टली सबसे प्रोसेस कौन सी होती है, पार्चुरेशन। जब पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो जाता है चाइल्ड मदर के वूम्ब के अंदर, तो क्या होता है, पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। पार्चुरेशन क्या होता है, इट ऑल्सो कॉल्ड लेबर एंड डिलीवरी। जो डिलीवरी हम जिसे बोलते हैं, बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी एंड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस टू द वेजाइना टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो डिलीवरी के थ्रू क्या होता है, जो अंदर वेल डेवलप्ड चाइल्ड है वुम्ब के अंदर, वो
बाहरी आउटर वर्ल्ड में आता है, जिसे हम बोलते हैं बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इस सब प्रोसेस के अंदर मतलब गैमेटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन की प्रोसेस जो होती है, इसके लिए एक नेचुरल पीरियड होता है जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये पीरियड कितने दिनों का होता है? 9 मंथ्स का। इस 9 मंथ के अंदर ये जितनी भी प्रोसेस हुई गैमेटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन तक की, इन्हीं 9 मंथ्स के बीच में हो जाती है। या मैक्सिमम अगर होता है तो 280 डेज़ की ये टाइम लेता है। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस किस में हो रही थी? मदर के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन तक किसके अंदर हुआ? 9 मंथ्स का टाइम लगा और मदर के अंदर हुआ। ठीक है, सो आई होप कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सभी फेसेस के बारे में समझ गए होंगे। बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू।